नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से आपके पास में लेके आते हैं। उससे रिलेटेड हमारे पास में जो है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। कौन कौन सी क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा होती है। और साथ के साथ जो है वो उस टॉपिक को हम पूरा एविडेंस बेस्ड माध्यम से जो है वो कंप्लीट करते हैं, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से उस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। भले ही हमारे पास में टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक दिन के अंदर जो है वो हम एक टॉपिक को फिनिश करते हैं और यही हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज का जो है वो मेन टारगेट है। इसी कड़ी में हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों सीए सर्विक्स। आप लोगों से जो है वो मेरी एक ही गुजारिश है कि आप इन सब टॉपिक के जो है वो दोस्तों नोट्स बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे पास में हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो टॉपिक लेके आते हैं वो हम दो जगह से सेलेक्ट करते हैं। दो जगह कौन सी? पहली जगह है हमारे पास में कि दोस्तों आज तक जितनी भी एग्जाम लगी है, जैसे चाहे वो नोट सेट हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे ईएसआई हो, कोई सी भी एग्जाम हो, वहां पे हमारे पास में जो जो क्वेश्चन जिन जिन टॉपिकों से पूछे गए हैं उनकी हमने टेबल बनाई और उसके बाद में हमने एक लिस्ट बनाई जिसको नाम दिया 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और वो लिस्ट, वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सकती है। जो भी बच्चा टेलीग्राम पे चाहता है मैसेज कर सकता है, या यूट्यूब पे मैसेज कर सकता है, या फिर जो है हमारे पास में व्हाट्सअप नंबर है वहां पे कर सकता है। सबसे सुटेबल जो पाथवे है वो है हमारे पास में टेलीग्राम। वहां पे मैसेज करेगा, उसको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। ये तो होता है फर्स्ट जो हमारे पास में रास्ता, जहां से हम जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, यानी कि 200 मोस्ट इंपोर्टेंट से हम जो है वो टॉपिक लेते हैं और यहाँ पे पढ़ाते हैं। सेकंड जो हमारे पास में सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो होता है आपके कमेंट्स। जिन बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक हमें बड़ा दिक्कत कर रहा है या इसको समझने में हमें बड़े परेशानी आ रही है, उसको आप जो है वो कह सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हो, देन कमेंट करके कहोगे। जैसे टाइम मिलेगा एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक को हम जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम जो है वो डेली एक क्लास सुबह सुबह 7 बजे जो है वो फिनिश करते हैं टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से। और इसी कड़ी में आज की हमारे पास में क्लास है दोस्तों सीए सर्विक्स। ठीक है, सीए सर्विक्स के बारे में अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो सीए सर्विक्स से रिलेटेड इसमें बहुत स्ट्रेट और सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सीधे क्वेश्चन इन द सेंस कि सीए सर्विक्स में ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, ठीक है, देन उसके बाद पेप स्मेयर का क्या यूज है, ठीक है, कब किया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें बेसिकली जो है वो पूछी जाती है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन को। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे, देन वही हमारे पास में इटियोलॉजी, देन क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ेंगे आगे। डेफिनेशन इसकी बहुत ईजी है। ठीक है, सीए सर्विक्स बोले तो सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सीए सर्विक्स जो है वो हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द सर्विक्स, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड कनेक्टेड टू द वेजाइना। देखो, फुल फॉर्म जो है वो आगे कंप्लीट हो गई, डेफिनेशन कंप्लीट होगी। सीए कैंसर दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या है दोस्तों? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास में बिनाइन ट्यूमर और एक होता है हमारे पास में मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो है वो, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर या ट्यूमर को ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर रखा है। बुलेट सीरीज के माध्यम से हमने जो है वो ट्यूमर को डिस्कस कर रखा है। तो बिनाइन ट्यूमर जो बेसिकली हम कहें कि एक ही जगह जो पड़ाता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई गांठ होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्यूमर हो गया, वो ट्यूमर यहीं पड़ा है, वो आगे स्प्रेड नहीं हो रहा है, कहीं पे भी वो जा नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ट्यूमर हो गया, अब वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और दूसरे ऑर्गन को भी जो है वो अफेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी कि अगर एक जगह हो गया तो वो आगे भी स्प्रेड होगा। जो कहां पे अराइज होता है, कहां पे जो है वो बनता है? सर्विक्स में। ठीक है, जो सर्विक्स होती है वहां पे ट्यूमर बनता है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कैंसर। अब ये सर्विक्स वाला कौन सा पार्ट? तो दोस्तों आपने जब यूट्रस पढ़ा था, या यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास में जो है वो यूट्रस है, ये बेसिकली जो है वो यूट्रस है। ठीक है, और ये हमारे पास में जो है फेलोपियन ट्यूब है, और ये हमारे पास में दोस्तों ओवेरी है। ठीक है, और ये हमारे पास में आ गया दोस्तों यूट्रस यहाँ तक। ठीक है, अब यूट्रस के जो है वो पार्ट कौन कौन से होते हैं?
ये हमारे पास में दोस्तों फंडस होता है, ठीक है। ये पार्ट जो है वो हमारे पास में बॉडी पार्ट होता है, और जो लोअर पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये लो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारे पास में दोस्तों सर्विक्स, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो वाला पार्ट है ये हमारे पास में सर्विक्स, जो कि यूट्रस और वेजाइना को आपस में जोड़ता है, ठीक है। जहां पे वेजाइना और यूट्रस आपस में जुड़ते हैं तो जो यूट्रस का स्टार्टिंग पार्ट है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो यहां पे जो है वो कैंसर हो जाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों सर्वाइकल कैंसर। इमेज में भी आप जो है वो देख सकते हो, क्लियर है। तो ये हो गया सर्वाइकल कैंसर की डेफिनेशन। अब बात आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोजेज या रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्या क्या कोजेस हो सकते हैं हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर के। सबसे पहला आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सबसे मेन होता है, सबसे मेन चीज होती है, मेन रीजन ये होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, स्पेशली टाइप 16 एंड टाइप 18, और ये मोस्ट कॉमन कोज होता है। इसके जो है वो हमारे पास में ध्यान रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाइकल कैंसर का जो है मेन इटियोलॉजी क्या है। मेन इटियोलॉजी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। और इसमें से भी बहुत सारे टाइप हैं इसके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में टाइप 16 एंड टाइप 18 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड CA सर्विक्स के लिए। क्लियर है, याद रह जाएगा, ध्यान रखना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। देन उसके बाद हमारे पास में अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। जो सेक्सुअल एक्टिविटी है अगर वो हम जल्दी शुरुआत कर देंगे, यंग एज में ही हम सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें हमें पास में जो है वो सर्वाइकल कैंसर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो पार्टनर चेंज करना, ठीक है। एक से अधिक या दो से अधिक या बहुत सारे पार्टनर जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करना, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर। तो अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर होगा या फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, वो भी हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर को जो है वो इंड्यूस करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो एक रिस्क फैक्टर होता है। अगर स्मोकिंग करोगे तो देन उसके बाद चांसेस हो जाते हैं हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर के। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है अगर उसका लंबे समय से यूज लोगे या लंबे समय तक यूज में लोगे तो भी हमारे पास में जो है वो CA सर्विक्स हो सकता है। क्लियर है। तो सर्वाइकल कैंसर बोलूं या CA सर्विक्स बोलूं, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। वो मैंने शुरू में बता दिया था कि सर्वाइकल कैंसर की शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास में CA सर्विक्स। तो ये हमारे पास में कुछ कोजेज थे जो कि CA सर्विक्स को जो है वो प्रमोट करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे पास में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसमें भी हमारे पास में टाइप थे टाइप 16 एंड टाइप 18। बाकी अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाती है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है, स्मोकिंग होता है या लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करोगे तो भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद और क्या आता है हमारे पास में, इम्यूनो सप्रेशन, यानी कि HIV वाला कोई कंडीशन है या ऐसी कोई डिजीज है जिसमें हम इम्यूनो सप्रेसिव जो है वो काम में ले रहे हैं, या ऐसी कोई डिजीज है जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो चुकी है, उसमें भी हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर होता है। पुअर जेनाइटल हाइजीन, अगर प्रॉपर जो है वो जेनाइटल हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो भी CA सर्विक्स हो सकता है। देन उसके बाद आता है मल्टीपैराइटी। मल्टीपैराइटी होता है बहुत सारे बच्चे पैदा होना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो है वो बेसिकली CA सर्विक्स जो है वो मॉमडम्स में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो है बच्चे ज्यादा पैदा करने की जो है वो रहती है, वो जो है बच्चों पे कंट्रोल नहीं करते हैं। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अगर किसी की फैमिली में जो है वो सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री है तो भी चांसेस है हमारे पास में कि आने वाली पीढ़ी या जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो है वो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। एंड लास्ट आता है लैक ऑफ रेगुलर पैप स्मेयर स्क्रीनिंग, ठीक है। पैप स्मेयर टेस्ट होता है, पैप स्मेयर जो है वो स्क्रीनिंग होती है हमारे पास में, अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया, अभी आएगा। तो अगर प्रॉपर जो है वो रेगुलर चेकअप नहीं करवाओगे या पैप स्मेयर स्क्रीनिंग नहीं करोगे तो भी हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इटियोलॉजी और कुछ रिस्क फैक्टर थे जो कि हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर को जो है वो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों टाइप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली जो है वो हमारे पास में ये 4 टाइप का होता है, लेकिन सबसे मेन चीज होती है 3 टाइप, ठीक है। पहला आज के दोस्तों स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, 80% जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो यही होता है,
ठीक है। 80% में हमारे पास में दैट इज होता है स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा इन द सेंस कि जो स्क्वेमस मसल्स है, ठीक है, सॉरी स्क्वेमस जो सेल्स है वो अफेक्टेड होती है, ठीक है। जैसे स्किन के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, स्किन के अंदर लेयर होती है, उसके अंदर भी जो है वो स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जो स्क्वेमस सेल्स है उसका कार्सिनोमा होगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, और ये सबसे ज्यादा जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडिनो कार्सिनोमा। जो एडिनल टिश्यू है या जो इंटरनल टिश्यू है, इंटरनल टिश्यू है उसके अंदर जो है वो कैंसर होगा, उसको हम बोलेंगे एडिनो कार्सिनोमा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा, यानी कि एडिनो और स्क्वेमस दोनों को मिला के, ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को जो मिला के कार्सिनोमा होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा। और थर्ड आ गया हमारे पास में स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये बहुत रेयर केस में या ऑलमोस्ट 0% देखने को जो है वो मिलता है, या 0.01% देखने को मिलेगा। सबसे मेन टाइप होता है हमारे पास में स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तीनों कार्सिनोमा को जो है मैंने टेबल के रूप में बताएं, तो ये होता है हमारे पास में सबसे पहले आगे स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। ये जो है हमारे पास में स्टार्ट होता है कहाँ पे, स्क्वेमस सेल से। और स्क्वेमस सेल्स कौन सी होती है, आपने जब मेरा टिश्यू एंड सेल वाला जो है वो पोर्शन देखा होगा, ये भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, सेल एंड टिश्यू करवा रखा, तो मैंने वहां पे स्क्वेमस सेल्स के बारे में जो है वो बता रखा है, ठीक है। तो जो स्क्वेमस सेल्स जो कि एपिथेलियम का जो है वो पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यू का ही एक जो है वो कैंसर होता है। एपिथेलियल टिश्यू में भी जो स्क्वेमस सेल्स है उसमें कैंसर होता है, उसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। तो ये स्टार्टिंग होता है स्क्वेमस सेल से, जो कि फिर आउटर पार्ट में चला जाता है सर्विक्स में, यानी कि जो सर्विक्स का सबसे पहले जो स्क्वेमस सेल्स है, सर्विक्स जो है वो किससे बनती है, स्क्वेमस सेल से। और स्क्वेमस सेल्स किसका पार्ट है, एपिथेलियम टिश्यू का। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में सर्विक्स का जो पार्ट है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना था। काफी हद तक ये चीज जो है वो सही भी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है स्क्वेमस सेल से, फिर वो क्या करता है कि जो आउटर पार्ट होता है सर्विक्स का वहां पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो है वो यही होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास में जो ग्लैंडुलर सेल्स है, जितने भी हमारे पास में ग्लैंड्स है, उसका जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा। जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सीबम ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास में सर्विक्स के ऊपर जो है बहुत सारे ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, तो वहां पे कैंसर जो है वो स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एडिनो स्क्वेमस, यानी कि स्क्वेमस सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स दोनों में जो है वो कैंसर होगा, या दोनों में ही स्टार्टिंग होगी, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एडिनो स्क्वेमस या मिक्स्ड कार्सिनोमा, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो कार्सिनोमा अराइज होता है। तो तीन प्रकार का हो गया। पहला हो गया हमारे पास में स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, सर्विक्स के अंदर ही हो रहा है। अब देखो समझो थोड़ा सा इसको, इस तरीके से समझो कि जो सर्विक्स है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो यूट्रस है, ठीक है। ये हमारे पास में यूट्रस है, ये लो, ये यूट्रस है, ये लो यूट्रस, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया हमारे पास में सर्विक्स। ये जो मैंने अलग से पार्ट बनाया ये हो गया हमारे पास में सर्विक्स, ठीक। अब इस सर्विक्स के अंदर जो है वो हमारे पास में स्क्वेमस सेल्स भी है और ग्लैंड सेल्स भी है। तो अगर हमारे पास में कैंसर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, बिंग, ठीक है, स्टार्ट कहां हुआ, स्क्वेमस सेल से, यानी कि कैंसर स्टार्ट हुआ हमारे पास में स्क्वेमस सेल से, उसको हम बोलेंगे स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। वहां से शुरू हुआ, देन स्प्रेड हो गया, वो हो गया स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। सेकंड आता हमारे पास में एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा क्या है, जो वहां पे ग्लैंड प्रेजेंट है उनमें कैंसर स्टार्ट हुआ, देन वो स्प्रेड हुआ, वो हो गया हमारे पास में एडिनो कार्सिनोमा। और तीसरी चीज आती है हमारे पास में एडिनो स्क्वेमस, यानी कि ग्लैंडुलर सेल्स प्लस स्क्वेमस सेल्स दोनों में जो है वो स्टार्ट होकर जो कैंसर बनता है उसको हम बोलते हैं एडिनो स्क्वेमस। तो तीनों टाइप समझ में आ गया, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और एडिना स्क्वेमस मतलब मिक्स्ड। और चौथा होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये रेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम जो है वो न पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रेयर प्रेजेंट में जो है वो होता है। और इनमें भी तीनों में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होने वाला कार्सिनोमा कौन सा है, वो है दोस्तों स्क्वेमस, यानी कि स्टार्टिंग कहां से होगा दोस्तों, जो स्क्वेमस सेल्स है, ठीक है, वहां से शुरू होगा, देन उसके बाद वो कैंसर जो है वो स्प्रेड होगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वही है हमारे पास में, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, एचपीवी। एचपीवी होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अब ये भी आपको पता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर के लिए।
क्लियर। तो सबसे पहले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन जो है वो परसिस्टेंट रहेगा, परसिस्टेंट मतलब बना हुआ रहेगा, ठीक है। इन्फेक्शन जो है वो आगे बढ़ ही रहा है, कम जो है वो नहीं हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, सेलुलर चेंजेज होगा, वो स्क्यूमस सेल में जो है वो चेंजेज होगा, और वो क्या होगा दोस्तों, डायप्लेजिया होगा, ठीक है, या डिस्प्लेजिया जिसको हम बोलते हैं। सेलुलर चेंजेज में आपको पता ही है कि ये जैसे हमारे पास में नॉर्मल सेल्स है, अगर ये सेल्स जो है वो नंबर्स में बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, ठीक है। देन अगर ये साइज में बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ऐसे ही जो है वो हमारे पास में स्किन में के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों डिस्प्लेजिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हमारे पास में सेलुलर चेंजेज आए, इसके अंदर सेलुलर चेंजेज आए, जो नॉर्मल सेल ऐसी थी अब वो रिंकल्स हो चुकी है या टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों डिस्प्लेजिया, ठीक है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होगा, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो है वो लगातार बना हुआ रहेगा, ठीक है, वो लगातार बना हुआ रहेगा, तो देन उसके बाद जो है वो सेलुलर चेंजेज होंगे, ठीक है, उस सेल्स में जो है वो चेंजेज होंगे, डिस्प्लेजिया होगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, CIN, ठीक है, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। तो देखो एपिथेलियल क्यों बोला, क्योंकि स्क्यूमस सेल्स है, और वैसे भी 80% जो कैंसर है वो कहां से शुरुआत होती है, स्क्यूमस सेल से, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में जो स्क्यूमस सेल्स हैं, ठीक है, स्क्यूमस सेल्स है, उसमें जो है वो स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, CIN जो है वो शुरुआत होगी, फिर वो हमारे पास में इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर में बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करके जो है वो पूरी सर्विक्स में हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। क्लियर हो गया, सारी चीज क्लियर है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहली चीज HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के लिए यही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हुआ, वो वायरस इन्फेक्शन जो है वो लंबे समय तक बना हुआ है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। देन उसकी वजह से क्या होता है कि सेलुलर चेंजेज होंगे, सेलुलर चेंजेज में क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेजिया होगा, यानी कि सेल जो है वो अपनी आकृति मेंटेन नहीं कर पाएगी, उसमें चेंजेज हो जाएगा, ठीक है। और वो सेलुलर चेंजेस बेसिकली जो है वो किस में हो रहा है, स्क्यूमस सेल्स में। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास में कैंसर होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के 3 टाइप हैं, उसमें स्क्यूमस सेल्स का कैंसर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो होगा क्योंकि सर्वाइकल चेंजेज हो गए, सेल चेंजेज हो गए, देन सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल जो है वो न्यूप्लेजिया होगा, फिर वो धीरे धीरे कैंसर जो है बढ़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर के रूप में जो है वो आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं दोस्तों CA सर्विक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, कैसे हम जो है वो पता लगाएंगे कि उस पर्टिकुलर लेडीज को या उस पर्टिकुलर फीमेल को जो है वो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि अर्ली स्टेज में भी एसिम्टोमेटिक, यानी कि जो शुरुआती स्टेज है सर्वाइकल कैंसर की, जो शुरुआती स्टेज है वो एसिम्टोमेटिक होती है। एसिम्टोमेटिक मतलब पता ही नहीं चलता, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए इसके नर्सिंग मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि फीमेल को जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो पेप स्मेयर करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हम जल्दी पता लगा सकते हैं कि किसी भी फीमेल को जो है वो सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। इसलिए पेप स्मेयर जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो शुरुआती स्टेज होती है उसमें तो उस फीमेल को पता ही नहीं लगता, लेकिन इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। सेकंड आते हैं हमारे पास में लेटर स्टेज, यानी कि बाद में जो है वो कैसे पता लगेगा। तो बाद में कैसे पता लगेगा, तो दोस्तों एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, जैसे पोस्ट कोइटल। पोस्ट कोइटल का मतलब हो गया जस्ट सेक्स के बाद में जो है वो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। नॉर्मल सेक्स के बाद जो है ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अगर सेक्स के बाद जो है ब्लीडिंग होगी, इसमें हम कह सकते हैं कि इसको जो है वो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे पास में ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो वेजाइना में जो है वो मोमेंट होता है, और वो वेजाइना में मोमेंट जो है वो आगे किसको इंटरप्ट करेगा, सर्विक्स को इंटरप्ट करेगा। तो सर्विक्स को इंटरप्ट करेगा, सर्विक्स का तो थोड़ा बहुत मोमेंट होगा, तो उसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंट्रामेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड जब आता है, नॉर्मली एक फिक्स टाइम पे पीरियड आता है 28 डेज, जिसकी नॉर्मल जो है वो टाइम ड्यूरेशन होती है। तो नॉर्मल पीरियड आता है, उसी के बाद जो है पीरियड आता है, तो उस पीरियड में हमारे पास में जो ब्लीडिंग फेज होती है उसमें तो जो है ब्लड आता ही आता है, लेकिन पीरियड के बीच में भी अगर हमारे पास में ब्लीडिंग आए, इसको बोलते हैं हम इंट्रा मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग।
नेक्स्ट आ गया पोस्ट मीनोपोजुअल। पोस्ट मीनोपोजुअल कंडीशन क्या होती है दोस्तों, पोस्ट मीनोपोजुअल भी ब्लीडिंग हो, यानी कि मीनोपोज क्या होता है, परमानेंट सस्पेंड ऑफ मेन्स्ट्रुएशन साइकिल। जो एमसी साइकिल है वो परमानेंट बंद हो जाता है, जैसे कि 45 ईयर के बाद में या 50 ईयर के बाद में जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एमसी साइकिल जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट मीनोपोजुअल कंडीशन में भी हमारे पास में ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। यानी कि लेटर साइन में हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होगा, यानी कि सेक्स के बाद जो है ब्लीडिंग होगा, और ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, बीच में जो है वो ब्लीडिंग होगा, और मीनोपोज के बाद भी जो है वो ब्लीडिंग होगा, वो होता है हमारे पास में एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट आता है फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, यानी कि वेजाइना के दौरान जो है वो ऐसे फ्लूइड निकलेंगे जिसमें बहुत गंदी जो है वो स्मेल आएगी, फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेल जिसको हम कह सकते हैं। तो बैड स्मेल डिस्चार्ज जो है वो वेजाइना से निकलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेल्विक पेन होगा, पेल्विस रीजन एरिया में जो है वो हमारे पास में पेन होगा। एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्स या ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो पेन फील होगा। नेक्स्ट लेग स्वेलिंग इन एडवांस स्टेज लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, अगर शुरुआती स्टेज में जो है वो हमारे पास में लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमारे पास में लिम्फ नोड में ब्लॉकेज आ जाएगा। लिम्फ नोड में ब्लॉकेज आने की वजह से हमारे पैरों के अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एडिमा के अंदर आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड पिटिंग और नॉन पिटिंग। ठीक है, तो जो हमारे पास में नॉन पिटिंग एडिमा था वो लिम्फ नोड के जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा था, तो लिम्फ नोड का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो एडिमा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लेग स्वेलिंग, या ये बेसिकली एडवांस स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, वेट लॉस होगा, फटिक होगा और एनीमिया होगा। ठीक है, वेट लॉस क्योंकि डिजीज कंडीशन है, उसकी वजह से खाना जो है हम प्रॉपर नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से फटिक होगा, और एनीमिया भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है हमारे पास में मेन साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स में अर्ली स्टेज में तो पता ही नहीं चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर शुरुआत में पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती कंडीशन में तो जो है वो पता ही नहीं चलता है कि इस क्लाइंट को या इस फीमेल को जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर है। बाद में पता चलता है, जिसमें हमारे पास में एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, पेल्विस पेन, पेन और लेग स्वेलिंग, वेट लॉस, ये सारी चीजें जो हो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। कैसे हम जो है वो पता लगाएंगे कि इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में क्या है, सर्वाइकल कैंसर है। इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों पेप स्मेयर। पेप स्मेयर जो है वो एक स्क्रीनिंग टूल है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में इस तरीके का एक स्पेकुलम बना हुआ था, ठीक है, इस तरीके का एक जो है वो स्पेकुलम बना हुआ था। उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, पूरा अंदर डाल के सर्विस के चारों तरफ जो है वो घुमाते हैं, देन उसके बाद जो है वो उसका स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पेप स्मेयरिंग, पेप स्मेयर। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हम पेप स्मेयर चेक करते हैं। देन उसके बाद सेकेंड चीज हम करते हैं दोस्तों HPV DNA टेस्टिंग, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की जो है वो DNA टेस्टिंग करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो है उसका आइडेंटिफाई करते हैं, देन पता लगाते हैं कि ये जो है वो पर्टिकुलर ह्यूमन पेप्लोमा वायरस ही है या नहीं है। अगर ह्यूमन पेप्लोमा वायरस ही है तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट को या उस फीमेल को जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम करेंगे कोल्पोस्कोपी। ठीक है, कोल्पोस्कोपी क्या होता है दोस्तों, जो हम इंस्पेक्शन करते हैं सर्विक्स का जो विजुअलाइजेशन करते हैं या सर्विक्स को हम देखते हैं, जैसे एंडोस्कोपी होता है, जैसे सिस्टोस्कोपी होता है। ठीक है, हर इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कोल्पोस्कोपी हो गया हमारे पास में विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बायोप्सी टू कंफर्म डायग्नोसिस। बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी के बाद तो जो दोस्तों पता चल ही जाता है, ठीक है, कि इस पर्सन को जो है वो कौन सी डिजीज है, क्योंकि बायोप्सी में हम क्या करते हैं, बायोप्सी पे भी मैंने वैसे क्लास ली हुई है, बायोप्सी और FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, ये भी क्लास ली है। बायोप्सी में हम क्या करते हैं, स्मॉल टिश्यू का पार्ट लेते हैं, ठीक है, स्मॉल टिश्यू पार्ट लेते हैं और उसकी जो है वो हम स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजिकली स्टडी करते हैं, पता लगाते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। तो बायोप्सी टेस्ट करते हैं और ये हमारे पास में कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। अलग अलग तरह की बायोप्सी होती है, जैसे पहली आती है सर्वाइकल पंच बायोप्सी। सर्वाइकल पंच बायोप्सी में क्या होता है कि हम जो है वो हमारे पास में सर्वाइकल पंच बायोप्सी
जो है वो 4 शेप आती है जिससे हम जो है वो कलेक्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में सर्वाइकल बाय पंच, सर्वाइकल पंच बायोप्सी 4 शेप। इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे जो है वो चीजें है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये दोनों चीजें आप देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम अंदर डालते हैं, देन उसको पंच करके वहां से टिश्यू जो हो बाहर लेके आ जाते हैं, और उस टिश्यू की जो है हम स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल पंच बायोप्सी। तो सर्वाइकल पंच बायोप्सी की जाती है। कोन बायोप्सी, कोन बायोप्सी में हम क्या करते हैं, कोन जैसे हमारे पास में होता है इस तरीके से कोन है, उस तरीके की स्ट्रक्चर जो है हम लेते हैं। देन उसके बाद एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज, एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज होता है, जैसे ये हमारे पास में स्पेकुलम है, वैसे स्पेकुलम से हम क्यूरेटेज, क्यूरेटेज का मतलब होता है खुरचना, ठीक है। बेसिकली जैसे हम किसी भी बर्तन को जो कोई चीज लगी हुई है तो हम उसको खुरच के साफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटेज। तो दोस्तों बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी में हम सर्वाइकल पंच बायोप्सी कर सकते हैं, कोन बायोप्सी कर सकते हैं, या एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज करके भी हम जो है उसको देख सकते हैं कि उस पर्सन को जो है वो सर्वाइकल जो है वो कैंसर है या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमेजिंग करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में, इसमें हम देखेंगे इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग टेस्ट में हम करेंगे, स्टेज देखेंगे कौन कौन सा, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, और पेट सीटी हम करवाएंगे, ठीक है। एमआरआई, सीटी, पैट, इन सब की भी हमने क्लास ले रखी है। पॉजिट्रॉन इमर्सिव टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, इन सब की क्लासें हमने जो है वो ले रखी है, तो ये देखेंगे। देन उसके बाद चेस्ट एक्सरे कराएंगे टू चेक लंग मेटास्टेसिस, ठीक है। चेस्ट एक्सरे क्यों करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसका मेटास्टेसिस कहाँ होता है, मेटास्टेसिस इन द सेंस कि ये यहां से जाने के बाद कहां पे सबसे ज्यादा अटैक करता है, तो ये दोस्तों लंग कैंसर कोज करता है, लंग कैंसर कोज करता है। इसलिए सर्वाइकल कैंसर तो है ही है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर को तो चलो हम ट्रीटमेंट के द्वारा जो हो बाहर भी निकाल देंगे, लेकिन उसकी वजह से मेटास्टेसिस होके वो लंग कैंसर में तो नहीं चला गया, लंग में तो वो कैंसर नहीं कर गया, इसलिए हम जो है वो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आईवीपी, ठीक है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या सिस्टोस्कोपी करवाते हैं इफ ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट सस्पेक्टेड। आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या सिस्टोस्कोपी, ये बेसिकली हमारे पास में दोनों टेस्ट जो है वो यूरिनरी सिस्टम की एबनॉर्मलिटी के लिए किया जाता है, यूरिनरी सिस्टम की एबनॉर्मलिटी को जो है वो देखने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर है, तो सर्विक्स के पास में हमारे पास में जो है यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, तो वहां पे तो वो स्प्रेड नहीं हो चुका है, या वहां उसको तो जो है वो अफेक्ट नहीं डाल चुका है, इसलिए आईवीपी और सिस्टोस्कोपी जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेजिंग, ठीक है। स्टेजिंग की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिकली जो है वो हम 4 स्टेज जो है वो कंफर्मेशन करते हैं। वो 4 स्टेज कहां कहां से होती है कि चलो सर्वाइकल कैंसर तो हो चुका है, लेकिन वो सर्वाइकल कैंसर जो है वो कहां कहां तक पहुंच चुका, कितना फैल चुका है, उसके आधार पे होता है। तो सबसे पहले आगे हमारे पास में स्टेज 1, स्टेज 1 होता है हमारे पास में कन्फाइंड टू सर्विक्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो सर्विक्स तक है, ठीक है। ये देख रहे हो, वो कैंसर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कहां तक है, सर्विक्स तक है। ये लो मैं थोड़ा सा इसे यहां बनाता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्विक्स तक है। ये होगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्टेज फर्स्ट। सेकंड में क्या होता है दोस्तों, स्टेज सेकंड में बियॉन्ड सर्विक्स नोट टू पेल्विस वॉल, सर्विक्स में आगे तक पहुंच गया, ठीक है, सर्विक्स में आगे तक पहुंच गया है, लेकिन इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं, सर्विक्स में जो है वो आगे तक पहुंच गया है, लेकिन वो और ज्यादा ऊपर नहीं गया है, ठीक है, यानी कि यहां तक सर्विक्स में ही है, आगे आसपास के एरिया पे नहीं गया है। स्टेज थर्ड आती है हमारे पास में एक्सटेंड टू पेल्विस वॉल लोअर थर्ड ऑफ वेजाइना, यानी कि आसपास जो पेल्विस वॉल है, यानी कि ये पेल्विस वॉल है वहां तक भी पहुंच चुका है, और ये जो वेजाइना का पार्ट है, ठीक है, ये जो वेजाइना का पार्ट है वहां तक भी पहुंच चुका है, ठीक। तो यहां तक अगर हमारे पास में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है सॉरी, वो आता है स्टेज थर्ड में। फर्स्ट में क्या था, ओनली सर्विक्स तक था, सेकंड में सर्विक्स में आगे बियॉन्ड तक चला जाता है, सर्विक्स में थोड़ा आगे तक चला जाता है, थर्ड में जो है वो हमारे पास में आसपास के एरिया और वेजाइना भी इन्वॉल्व हो जाता है, और फोर्थ स्टेज आती है हमारे पास में स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन, देख जैसे ब्लैडर,
रेक्टम, लंग्स, यानी कि उसका कंप्लीट मेटास्टेसिस हो जाता है। क्लियर हो गया कि ये पूरा जो है वो फैल चुका है सॉरी, ये पूरा जो है वो स्प्रेड हो चुका है, और न सिर्फ यहाँ पे, ये आगे अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि ब्लैडर को, रेक्टम को और लंग्स को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से 4 स्टेज के अंदर हमने जो है वो क्लासिफाई किया है। 4 स्टेज कौन कौन सी? पहले में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्विक्स के पॉइंट तक पहुंचा है। सेकेंड में सर्विक्स के अंदर तक जो है वो पूरा हो चुका है। थर्ड में हमारे पास में सर्विक्स तक भी प्लस उसके आसपास के एरिया थे वहां पे भी, और वेजाइना में भी जो है वो हो सकता है। लास्ट हो गया हमारे पास में मेटास्टेसिस, यानी कि अदर ऑर्गन, ब्लैडर, देन लंग्स, देन उसके बाद अदर ऑर्गन तक भी पहुंच चुका है। ये हो गया हमारे पास में स्टेज 4। तो इस तरीके से 4 स्टेज के अंदर जो है इसको कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों, सबसे पहले आएगा हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। और ये मेडिकल मैनेजमेंट बेस्ड होता है हमारे पास में स्टेज में, ठीक है, यानी कि जो स्टेज थी उसके आधार पे सबसे पहले आती है स्टेज 0, जिसको हम CIN कहते हैं, सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल न्यूरोप्लेजिया, यानी कि जस्ट शुरुआत हुई है वहां पे। तो उसमें हम किस तरीके से क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो सबसे पहले अगर स्टेज 0 है, इसमें हम क्रायोथेरेपी देंगे। क्रायोथेरेपी का दूसरा नाम हो गया दोस्तों कोल्ड थेरेपी, ध्यान रखना, क्रायोथेरेपी का नाम हो गया दोस्तों कोल्ड थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? कोल्ड, ठीक है, नाइट्रोजन जैसी कोल्ड चीजें जो है वो इंसर्ट करके जो है वो उस कैंसर को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्रायोथेरेपी। सेकेंड आता है हमारे पास में दोस्तों लीप। लीप आता है लूप इलेक्ट्रिसिट, इसको भी हम लेते हैं लीप को। यह आता है हमारे पास में लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सेशन प्रोसीजर, ठीक है, ये आता है लूप सर्जिकल एक्सेशन प्रोसीजर, ये होता है। तो लीप हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लेजर एब्लेशन करते हैं या कोन बायोप्सी करते हैं। कोन बायोप्सी आपको पता ही है कि कोन के तरीके से जो है उस चीज को रिमूव कर दिया जाता है। ये हो गया हमारे पास में कौन बायोप्सी। तो अगर हमारे पास में स्टेज 0 है, स्टेज 0 को हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टेज 0 इसलिए नहीं आई है कि स्टेज 0 को हमने जो है वो उसी के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेज 0 स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग सर्वाइकल कैंसर, स्टार्टिंग जो होती है ये हो गया हमारे पास में स्टेज 0। तो ये कर सकते हैं स्टेज 0, इसमें स्टार्टिंग सर्वाइकल कैंसर की होती है। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? कोल्ड थेरेपी देते हैं, जिसको हम क्रायोथेरेपी देते हैं। देन लीप करते हैं, लीप हो गया हमारे पास में लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सेशन प्रोसीजर। लेजर एब्रिएशन करते हैं, यानी कि लेजर के द्वारा जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड कोन बायोप्सी जो है वो की जाती है। देन सेकेंड आ गया हमारे पास में स्टेज 1। स्टेज 1 में हम क्या करेंगे दोस्तों? सर्जरी करेंगे। और कौन सी सर्जरी? उसमें हम करेंगे दोस्तों हिस्टेक्टोमी या रेडिकल ट्रिक्लियोस्टोमी। रेडिकल ट्रिक्लियोस्टोमी का मतलब हो गया हमारे पास में दोस्तों कि जो वेजाइना है, ठीक है, या जो सॉरी नॉट वेजाइना, सर्विक्स, यहां पे जो है वो सर्विक्स होता है, सर्विक्स का रिमूवल जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास में? ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है, वो करते हैं। देन उसके बाद रेडिएशन थेरेपी करते हैं। अगर हमारे पास में स्टेज 2 है तो हम कीमो रेडियोथेरेपी करते हैं, यानी कि कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी दोनों करते हैं। और उसमें हमारे पास में कीमोथेरेपी में सबसे बेस्ट होती है सिस्प्लाटिन ड्रग्स, जो है वो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टेज 3। इसमें भी हम कीमो रेडियोथेरेपी करेंगे। स्टेज 2 और स्टेज 3 दोनों में जो है वो कीमो रेडियोथेरेपी करेंगे। और लास्ट आ गया हमारे पास में स्टेज 4, इसमें हम पैलेटिव कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी करेंगे। भाई कोई भी कैंसर होता है तो आपको पता ही है उसमें हम जो है वो सबसे पहले तो रिमूवल करते हैं, जो भी पार्ट है जहां पे अफेक्टेड है तो सबसे पहले तो उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव हमने कर लिया, हिस्टेक्टोमी कर लिया या रेडिकल ट्रेकियोलोस्टोमी कर दिया, मतलब हमारे पास में जो है वो सर्विक्स को हमने रिमूव कर दिया। देन उसके बाद सर्जरी होगी, फिर उसके बाद हमारे पास में आ जाता है दोस्तों कीमोथेरेपी देंगे और रेडियोथेरेपी देंगे। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से हम जो है उसको ठीक करेंगे बाकी सब स्टेज को। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोनिजेशन। कोनिजेशन क्या होता है दोस्तों? इन अर्ली लीजन्स और CIN, यानी कि शुरू में जो है वो हमारे पास में छोटे छोटे जो है वो दाने बचे,
ठीक है, या छोटे छोटे जो है वो नियोप्लेजिमा बचा, इसको हम बोलते हैं कोनिजेशन, तो वहां पे उसको हम जो है वो रिमूव करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सिंपल हिस्टेक्टोमी। सिंपल हिस्टेक्टोमी में हम क्या करते हैं दोस्तों, यूट्रस को रिमूव करेंगे और सर्विक्स को जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, यानी कि यूट्रस और सर्विक्स को रिमूव कर देंगे। और ये बेसिकली जो है वो अगर फैमिली कंप्लीट हो गया है तो सीए सर्विक्स इतना जो है वो डेंजरस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं है, ठीक है, बच्चे अभी पूरे प्लानिंग या बच्चे पैदा ही नहीं हुए, तो उसमें हमारे पास में जो है वो दिक्कत आती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में रेडिकल हिस्टेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेक्टोमी को जो है वो हम बोलते हैं दोस्तों वेरथिम्स हिस्टेक्टोमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, यूट्रस को भी निकालेंगे, सर्विक्स को भी निकालेंगे, पार्ट ऑफ वेजाइना को भी निकालेंगे, सराउंडिंग टिश्यू को भी हम निकालेंगे और लिम्फ नोड को भी जो है वो रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में जो सर्जिकल प्रोसीजर हम कर रहे हैं या सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो हम आगे आगे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोनिजेशन। कोनिजेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली कोन शेप में, ठीक है, कोन शेप में जो भी चीज है, जो भी नियोप्लेजिया है उसको रिमूव करते हैं। कोन शेप में जो हमारे पास में ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोनिजेशन। ये अर्ली स्टेज में किया जाता है, शुरुआती स्टेज में, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया के अंदर किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर प्रॉब्लम ज्यादा है स्टेज सेकंड में, उसमें हम सिंपल हिस्टेक्टोमी करते हैं। सिंपल हिस्टेक्टोमी में हम क्या करते हैं दोस्तों, यूट्रस और सर्विक्स इन दोनों को जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि ये जैसे हमारे पास में जो है वो ये है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास में पार्ट बच गया। ठीक है, ये लो, ये हो गया हमारे पास में यूट्रस और सर्विक्स। ठीक है, इसको जो है वो हम रिमूव कर देंगे, किसमें, सिंपल हिस्टेक्टोमी में। सेकंड आ गया हमारे, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रेडिकल हिस्टेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेक्टोमी में हम यूट्रस को भी, सर्विक्स को भी, पार्ट ऑफ वेजाइना को भी, सराउंडिंग टिश्यू को भी, लिम्फ नोड को भी, यानी कि पूरी की पूरी चीजों को जो हम रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पेल्विक एक्सइंट्रेशन। ये जो है वो हमारे पास में एडवांस केजेज में किया जाता है, यानी कि पेल्विक का जो मेजर पार्ट होता है एरिया, उसी में जो है वो जहां जहां पे कैंसर है उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। तो ये हमारे पास में सेकंड आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों रेडियोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी और जो है वो कीमोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में आपको पता है दोस्तों, ऑलरेडी ये चीज आपको पता है कि जब भी कोई कैंसर होता है या मेटास्टेसिस होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा उसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं दोस्तों, रेडियोथेरेपी में हम करते हैं EBRT। EBRT क्या चीज है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। यानी कि ये जैसे कोई क्लाइंट है, ठीक है, ये कोई क्लाइंट है हमारे पास में, ये कोई क्लाइंट है, ये इसके हाथ, देन इसके पैर और ये इसके पैर आगे। ठीक है, ये कोई क्लाइंट है। अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जहां कहीं पे भी हमें जो है वो देना है बीम थेरेपी, तो इसमें हम जो है वो बीम लगा के इस पे जो है पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो हम रेडिएशन करेंगे। यानी कि पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, रेडिएशन डालेंगे इस तरीके से। ये लो, पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो रेडिएशन डालेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल तरीके से। ठीक है, सेकंड आ जाता हमारे पास में ब्रेकियोथेरेपी। ये एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया, ध्यान रखना। ब्रेकियोथेरेपी होता है कि हमारे पास में इंटरनल रेडिएशन, यानी कि हम अंदर ही जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डाल देते हैं और वहीं से जो है वो कैंसर सेल्स या हम कहें जो मैलिग्नेंट सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि इंटरनल बॉडी के अंदर, ध्यान रखना, बॉडी के अंदर ही जो है वो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्रेकियोथेरेपी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रेकियोथेरेपी जो है वो क्या होती है। बहुत सारे बच्चे जो है उसको रेस्पिरेटरी रिलेटेड, ब्रोंकियल से रिलेटेड ले लेते हैं। तो दोस्तों ब्रेकियोथेरेपी जो है वो हमारे पास में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जैसे ये रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक है, EBRT में तो हम बाहर से दे रहे हैं, बाहर से जो है वो रेडिएशन देंगे, देन वहां पे जो कैंसर सेल्स है उसको डैमेज करेंगे। समझ में आ गया? जैसे मान लो मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे कोई कैंसर सेल है, यहाँ पे कोई कैंसर सेल है, तो बाहर से जो है वो रेडिएशन देंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे और उस कैंसर सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे। वो हो जाएगा हमारे पास में एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रेडिएशन।
इसको हम गायनिक में यूज लेंगे, जैसे सर्वाइकल कैंसर में यूज लेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। सेकंड आ गया, मान लो यहां पे भी हमने कोई चीज इंजेक्ट कर दी, ठीक है, कोई चीज इंजेक्ट कर दी और वो अंदर के अंदर ही जो है वो रेडिएशन करके फैला के जो है वो वहां पे उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करें, उसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन। और जो सर्वाइकल कैंसर में हम काम में लेते हैं इंटरनल रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं ब्रेकियोथेरेपी। क्लियर है? और कई बार दोनों यूज में ली जाती है। ऑफन कंबाइंड विथ केमोथेरेपी कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन, यानी कि कई बार जो है हमारे पास में इंटरनल एक्सटर्नल ये भी दोनों ली जा सकती है, या फिर रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी काम में ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कीमो रेडिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वैसे ड्रग्स जो हो, आपने देखा होगा कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही एक ही चीज समझ में आती है, दैट इज कॉल्ड कि कैंसर वाले पेशेंट को दी जाती है। जबकि एक्चुअल हम कहें कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी होती है दोस्तों हमारे पास में कि ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रग्स, ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों कीमोथेरेपी। तो बहुत सारी ड्रग्स हम दे रहे हैं किसी को, वो होती है कीमोथेरेपी। हालांकि और बहुत सारी डिजीज में भी हम देते हैं, उसको हम कीमोथेरेपी कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन कैंसर में इसलिए हम दे रहे हैं, कैंसर में इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी ड्रग्स का जो हो कॉम्बिनेशन देते हैं, इसीलिए। तो कॉमन ड्रग्स कौन सी काम में ले आती है दोस्तों? सिस्प्लांटिन, ये भी काफी बार जो हो एग्जाम में पूछा गया है कि मोस्ट ड्रग्स जो है वो सर्वाइकल कैंसर में कौन सी लेते हैं दोस्तों? सिस्प्लेंटिन लेते हैं। देन उसके बाद आती है हमारे पास में पैक्टिलेक्सन कार्बेप्लेटिन, ये काम में लेते हैं। एंड यूज इन एडवांस स्टेज विथ रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ में और एडवांस स्टेज में हम कीमोथेरेपी जो है वो काम में लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, कि बचाव किस तरीके से करोगे। तो बचाव आपको पता ही है कि जिसकी वजह से हमारे पास में कैंसर हो रहा था उसको छोड़ दीजिए। क्या क्या चीजें थी? पहला था हमारे पास में वैक्सीनेशन करवाओ। क्यों? क्योंकि मेन रीजन क्या था? ये ह्यूमन पेप्लिमो वायरस से होता है। तो ह्यूमन पेप्लिमो वायरस के आजकल जो है वो वैक्सीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो चीज है कि वैक्सीनेशन करवाओ। एक जो है वो रेगुलर चेकअप होना चाहिए पेप स्मेयर का, क्योंकि अर्ली पता वहीं चलेगा। जब पहले से ही पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा, तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होगा। सेकंड चीज, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस यूज करो, पहले यूज मत करो, या मल्टी पार्टनर यूज मत करो, स्मोकिंग को अवॉइड कर दो, ठीक है, या जो भी लीजन्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, देन उनको पहले से जो है वो डिटेक्ट करो। यही तो प्रिवेंशन है। तो इसमें हमारे पास में पहली चीज आती है HPV वैक्सीनेशन, ह्यूमन पैप्लिमो वायरस वैक्सीनेशन करवाओ। ये होता है हमारे पास में जैसे सर्वैक्सिक ग्रेडिल बिफोर सेक्सुअल डेब्यूट। देन उसके बाद रेगुलर पेप स्मेयर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एवरी 3 ईयर में होना चाहिए आफ्टर एज 21। अगर किसी भी क्लाइंट की, किसी भी फीमेल की एज जो है वो 21 हो चुकी है, ठीक है, 21 एज के बाद में हर 3 साल के बाद जो है वो पेप स्मेयर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हर 3 साल के बाद जो हो पेप स्मेयर स्क्रीनिंग जो हो वो करवानी चाहिए। क्लियर है? हालांकि बहुत कम, इवन पढ़े लिखे लोग भी जो हो वो नहीं करते। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि पेप स्मेयर कब करवाना चाहिए। ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए जाएंगे, हर 3 साल में जो है वो करवाना चाहिए अगर एज जो है वो 21 हो चुकी है। हालांकि मीनोपॉज के बाद में हर दूसरे साल करवाना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट हो गया सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, यूज ऑफ कॉन्डोम्स। ठीक है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्डोम का जो हो यूज होना चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग होना चाहिए, एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरियस लीजन। जो भी कोई कैंसर का लीजन अगर आपको दिखता है तो तुरंत उसका जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो उसमें हम पहले ले लेते हैं दोस्तों प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में जब भी कोई सर्जरी हो रही है तो उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करोगे, एंड ऑब्टेंड इन्फॉर्म कंसेंट। कोई भी सर्जरी होती है तो कंसेंट प्राप्त करना होता है। कंसेंट प्राप्त करना वैसे डॉक्टर का काम होता है, सिग्नेचर करवाना डॉक्टर का काम होता है। ठीक है, और प्रोसीजर को जो है वो आप एक्सप्लेन करोगे कि ये जो है वो आपको डिजीज है और इस तरीके से जो है वो आपका ये सर्जरी होगी। देन एनपीओ बिफोर सर्जरी, कोई भी सर्जरी है उससे पहले हम एनपीओ रखते हैं, निर पर ओरल रखते हैं, निर पर माउथ रखते हैं। देन बाउल प्रिपरेशन, बाउल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, बाउल को क्लीन रखते हैं, यानी कि एनिमा देके जो है वो क्लीन रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर वाइटल्स। जितने भी हमारे पास में वाइटल साइंस है उसको जो है हम चेक करके रखते हैं, या उसको जो हम चेक करते हैं। तो एक्सप्लेन प्रोसीजर करेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो प्राप्त करेंगे, एनपीओ रखेंगे क्लाइंट को, बाउल प्रिपरेशन करेंगे और मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में हम क्या करेंगे दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव को ले लेते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास में आ जाता है सबसे पहले पेन मैनेजमेंट। कोई भी सर्जरी हुई है तो ऑफकोर्स वहां पे पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट हम करेंगे।
ठीक है, पेन के लिए एनाल्जेसिक जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वो देंगे। एंड मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन को जो है वो मॉनिटर करेंगे कि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या किसी का भी जो है वो अर्ली साइन इन्फेक्शन का तो नहीं है। नेक्स्ट वुंड केयर करेंगे। ऑफकोर्स हिस्टेक्टोमी हुई है या जो भी हमने प्रोसीजर किया है उसकी वजह से वुंड हुआ है तो उस वुंड केयर को करेंगे। एंड अर्ली एम्बुलेशन टू प्रिवेंट डीवीटी, जितना जल्दी हो सके क्लाइंट को एम्बुलेट करते हैं। हालांकि फीमेल जो है वो ऑपरेशन के बाद बहुत बड़ी चीज मान लेती है, वो जल्दी से उठती नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को जो है वो मोबिलाइज करोगे, वरना डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो देखने को मिलेगा अगर क्लाइंट इमोबिलाइज होता है। तो क्लाइंट अगर इमोबिलाइज रहेगा, ठीक है, तो उसमें जो है वो हमारे पास में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको मूवमेंट करवाना है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकली सपोर्ट, ठीक है, जब भी पेशेंट को हिस्टेक्टोमी हो चुका है या और कोई चीज हो चुकी है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देना है। एंड ब्लेडर ट्रेनिंग इफ कैथेटराइजेशन, अगर कैथेटराइजेशन कर रखा है तो ब्लेडर ट्रेनिंग उसको जो है वो देनी है, किस तरीके से आप क्लीन करोगे, किस तरीके से आप जो है वो उसको मेंटेन रखोगे, किस तरीके से आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट करोगे, किस तरीके से आप एक्सरसाइज करोगे कि जितना जल्दी हो सके ये ब्लेडर जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी सपोर्ट। सबसे मेन चीज है दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही समाज में किस तरीके का खौफ होता है ये चीज आप समझ सकते हो। तो उसके लिए रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी सपोर्ट में हम जो है वो क्या करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले मैनेज साइड इफेक्ट। जो भी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है या रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट है उनको आप मैनेज करोगे। ठीक है, यानी कि जैसे नोजिया, म्यूकोसाइटिस, फटिक। ठीक है, नोजिया आपको पता ही है कीमोथेरेपी का जो वो हमारे पास में मेन साइड इफेक्ट है। म्यूकोसाइटिस मतलब हमारी जो इंटरनल और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, इंटरनल लेयर है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों म्यूकोसाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा, यूं कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसिसाइटिस, फटिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एनकरेज हाइड्रेशन एंड रेस्ट, प्रॉपर हाइड्रेशन में मेंटेन करेंगे एंड प्रॉपर जो है वो रेस्ट करवाएंगे। स्किन केयर एट रेडिएशन साइट, जहां पे भी रेडिएशन चल रही है वहां पे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है। ठीक है, इसलिए स्किन केयर करेंगे। ठीक है, और मॉनिटर सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के दौरान रीनल फंक्शन भी देखेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कीमोथेरेपी में। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो भी ड्रग्स हम ले रहे हैं वो ड्रग्स जो है वो हमारे पास में अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकाल पाएगी। भाई जो भी ड्रग्स होती है देन उसके बाद जो वेस्ट चीजें निकलती है वो हमारे पास में किडनी निकालती है। तो अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है ना तो वो सारे वेस्ट चीजें जो है हमारे पास में बॉडी के अंदर ही रह सकती है और वो और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए कंटिन्यूस जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट एंड जो है वो कीमोथेरेपी में जो है वो रीनल फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑफ कोर्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैंसर के नाम से या कैंसर वाली चीजें होती है तो ऑफकोर्स आदमी जो है वो डर जाता है, घबरा जाता है। इसके लिए जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट जो है वो देना चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ठीक है, यानी कि उसके पास में जो भी फीलिंग्स है हम उसको एनकरेज करेंगे कि वो शेयर करें, ताकि जितनी ज्यादा फीलिंग्स अगर वो शेयर करेगा उतना ही हम जो है वो उसको सपोर्ट दे पाएंगे। अंदर ही अंदर चीजें रखेगा तो घुट घुट के वैसे ही जो है वो मर जाना है। नेक्स्ट काउंसलिंग एंड सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, काउंसलिंग करेंगे, क्या उसको एक्चुअल दिक्कत है। सपोर्ट ग्रुप मतलब आसपास के जो भी ग्रुप है जहां पे वो हंस खल के या बातें कर सके वो क्रिएट करेंगे। देन एड्रेस इश्यू ऑफ इनफर्टिलिटी, बॉडी इमेज एंड सेक्सुअलिटी। सबसे ज्यादा जो है वो हम किस पे एड्रेस करेंगे, एड्रेस करेंगे इश्यू ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी पे कैसे, जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तब तो सीए सर्विस होता है या सर्वाइकल कैंसर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरा यूट्रस भी रिमूव कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर है और फैमिली कंप्लीट नहीं हो चुकी है और फिर भी हमें मजबूरी में जो है वो यूट्रस रिमूव करना पड़ा उस क्लाइंट की जान बचाने के लिए, तो इनफर्टिलिटी इश्यू हो जाएंगे। भाई बच्चे कैसे पैदा होंगे या किस तरीके से होंगे, तो वो सारे इश्यू पैदा हो जाएंगे, तो उसके लिए एड्रेस करेंगे। देन बॉडी इमेज,
बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतनी सारी चीजें निकाल दी है, इवन चलो ठीक है शुरुआती में मान लो स्टेक्टोमी की गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेडिकल स्टेक्टोमी की गई है या और भी हमारे पास में जो हो पेल्विक सर्जरी की गई है तो फिर बॉडी इमेज और सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल लाइफ भी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी तीनों चीज़ों पे जो है वो हमारे पास में कंसंट्रेट होना चाहिए और इसी के आधार पे जो है वो हमें सपोर्ट देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सेकंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दोस्तों? सर्वाइकल कैंसर है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो पहली चीज तो दोस्तों अगर सर्वाइकल कैंसर ही हो चुका है, कैंसर ही हो चुका है तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या ही बची है, लेकिन फिर भी और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दोस्तों? वो कैंसर सिर्फ वहीं टिक के नहीं बैठ रहा, वो हमारे पास में मेटास्टेसिस होता है उसका, वो लंग्स में जा सकता है, लीवर में जा सकता है, बोन में जा सकता है, वहां पे सारी चीजें क्रिएट कर सकता है। साथ के साथ जो हमने सर्जरी की है तो उस सर्जरी की वजह से मान लो अगर हमारे पास में अर्ली स्टेज थी और सिर्फ हमने यूट्रस निकाला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेडिकल हिस्टेक्टोमी की है या पेल्विक सर्जरी की है तो उसमें और भी पार्ट हमारे पास में यूरिनरी पार्ट भी निकाले हैं, देन उसके बाद लिम्फ वाले पार्ट भी निकाले हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेशन और भी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों वेजाइनल स्टेनोसिस। वेजाइनल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लिया हमने सर्जरी की है और सिर्फ स्टेक्टोमी की है, उसमें हमने यूट्रस निकाला है या कुछ पार्ट जो है वो हमने वेजाइना का निकाला है, तो वेजाइनल जो है वो छोटी पड़ जाएगी या नेरो हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं वेजाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। ऑफ कोर्स अगर मान के चलिए हिस्टेक्टोमी की है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, आगे बच्चे कैसा पैदा होंगे? ठीक है, तो हमारे पास में जो है वो नपुंसकता जो है वो पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडिएशन, प्रोकेसाइटिस एंड सिस्टाइटिस। ठीक है, प्रोसाइटिस होता है हमारे पास में इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टम, इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक, देन उसके साथ साथ जो है वो सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो हो जाएगी। देन उसके बाद आएगा हमारे पास में लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा मतलब लिम्फ नोड जो है वो डिसेक्शन हो जाएगा और मेटास्टेसिस। चलो वहां तो कैंसर था ही था, उसको अगर हमने निकाल दिया, लेकिन उसको निकालने से पहले अगर मेटास्टेसिस हो चुका है तो वो लंग्स में, लीवर में और बोन में जाके जो है वो अटैक करेगा। नेक्स्ट फिस्टुला फॉर्मेशन, रेक्टोवेजाइनल या वेसिकोवेजाइनल। फिस्टुला क्या होता है दोस्तों? फिस्टुला का एक सिंपल मीनिंग होता है हमारे पास में, कोई भी दो होलो मस्कुलर ऑर्गन्स है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों फिस्टुला। ठीक है, कोई भी दो होलो मस्कुलर, जैसे ये ट्रेकिया है, इसके पीछे इसोफेगस है, दोनों होलो मस्कुलर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो फिस्टुला का मतलब ये होता है कि दो कोई होलो मस्कुलर ऑर्गन है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो गया, वो हो गया फिस्टुला फॉर्मेशन। तो फिस्टुला फॉर्मेशन कहां कहां हो सकता है दोस्तों? रेक्टो वेजाइनल, यानी कि रेक्टम और वेजाइना के बीच में, रेक्टम प्लस वेजाइना के बीच में। ठीक है, वेसिको वेजाइनल, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर प्लस वेजाइना के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो फिस्टुला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो है वो हो सकती है। फटाफट जो है वो रिवीजन कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले की पॉइंट ले लेते हैं और उसकी डिटेल ले लेते हैं। की पॉइंट आ गया, मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है, और जो मैं समरी देता हूं लास्ट में उसको तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन आएगा, वहां से तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज कौन सा दोस्तों? एचपीवी था, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस था, उसमें भी हमारे पास में कौन सा टाइप था? टाइप 16 और टाइप 18 था। ठीक है, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस थे, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस के भी कौन से टाइप? 16 और 18 टाइप जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज करते हैं। स्क्रीनिंग कैसे पता लगाओगे? तो दोस्तों पेप स्मेयर से पता लगाते हैं। ठीक है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा होता है? कोई भी कैंसर है उसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस दोस्तों बायोप्सी ही होता है, बायोप्सी के द्वारा ही हम जो है वो पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट होता है हमारे पास में स्टेज बेस्ड। कौन सी स्टेज है? 0 स्टेज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस स्टेज बेस के आधार पे जो है ट्रीटमेंट होता है। उसमें हमारे पास में सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमो रेडिएशन थेरेपी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ट्रीटमेंट है। सबसे पहले अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में ही है तो हम सर्जरी करते हैं, जैसे क्रायो सर्जरी, देन लीप सर्जरी, ये सर्जरी करते हैं। अगर उससे ज्यादा सेकेंड स्टेज है तो हम दोस्तों कीमोथेरेपी करते हैं।
ठीक है। और कीमोथेरेपी के साथ साथ जो है वो सर्जिकल भी हम करते हैं, कीमो रेडिएशन भी करते हैं। देन उसके बाद अगर और ज्यादा है तो रेडिएशन थेरेपी करते हैं, और ज्यादा है तो कीमो रेडिएशन दोनों करते हैं, अगर और ज्यादा आएगा तो सर्जरी कीमो रेडिएशन सब कर देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है हमारे पास में स्टेज बेस्ड। नेक्स्ट, प्रिवेंशन कैसे लगाओगे दोस्तों? प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन आपको पता ही है, HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाएंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे, पेप स्मेयर कंटिन्यू करवाएंगे, हर 3 साल के अंदर जो है वो एक बार जो हो पेप स्मेयर की जो हो स्क्रीनिंग करवाएंगे। नर्सिंग फोकस की बात करें तो नर्सिंग का फोकस कहाँ रहेगा दोस्तों? पेन रिलीफ पे, सपोर्ट पे, हाइजीन पे, वुंड केयर पे एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे, यहाँ पे जो है वो नर्सिंग के फोकस रहते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज के हमारे पास में टॉपिक था सर्वाइकल कैंसर, वो जो है हमारे पास में फिनिश हुआ। क्लास कैसी लगी उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके शब्द भी जो है वो हमारे लिए रियल मोटिवेशनल है। ऑनलाइन क्लासेज के अंदर जो है वो फीडबैक का एक यही जरिया होता है। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि स्टूडेंट सामने होते हैं, हम तुरंत पूछ लेते हैं, इवन स्टूडेंट की शक्ल से पता चल जाता है कि क्लास जो है वो कितनी इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास में पता लगाने का जरिया सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आप लोग। इसीलिए आप जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसके भी कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी हम उसको भी लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।